हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6th क्लास की। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। पार्ट 1 से लेकर 4 तक मैंने पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। अब हम 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं। आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूतक कहा गया है। सूतक का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवी देवता महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूतकों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। आइए मैं आपको और दिखा देती हूँ। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं: असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशिया भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोपी की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इन्होंने कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत माँ, हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। आप इसको, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये भाषाओं के बारे में है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, जो श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद में पहले लिखा जाता था और पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो मतलब 200 साल पहले से किताबें छापी जाती है, पर ना पहले छापी नहीं जाती थी, हाथ से ही उसको लिखा जाता था। आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूतक वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ ब्यास और सतलज के बीच यह संवादन एक ऐसे ही सूतक का अंश है। आइए मैं आपको और अच्छे से पढ़ा देती हूँ।
ये जो पेड़ों की छाल से बने जो पहले कागज़ होते थे, जो ऐसे लिखे जाते थे उनको पांडुलिपि बोलते हैं। और जो पत्थर पर उत्कीर्ण क्रिया कराए जाते थे उनको शिलालेख बोलते हैं। इनको अभिलेख या पांडुलिपि भी बोलते हैं, अभिलेख भी बोलते हैं इनको। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये रहा आपको जो मैंने दिखाया। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई जाती थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र में एक पूरा पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये जो पांडुलिपि है आज भी सुरक्षित है। कहाँ पर? पुणे और महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र बोलते हैं नदियों से। आइए इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ते हैं। हे नदियों, आपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा मतलब उनसे वो बोलते हैं कि जैसे घोड़े फुर्तीले तरह आते हैं और बछड़े आते हैं गाय उन्हें चाटती हुई, मतलब इस तरह आप जल्दी से आओ, ऐसे बोला विश्वामित्र ने नदियों से। आइए पढ़ते हैं। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और दूसरे में मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवी देवताओं के बनाए रास्ते पर ही चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र बोले, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ले जाओ ताकि हम आसानी से उससे पार कर सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र की रची गई होगी। यहाँ से नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाती हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को महत्वपूर्ण दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। मवेशी और घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों और लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशियां जीतकर लाई जाती थी। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चरगाहे हो या जहाँ परसों जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ कराने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों के ज़्यादातर पुरुष ही भाग लेते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग समभाव में मिलते जुलते थे और युद्ध शांति व विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हो। युद्ध जब करते थे अच्छा वीर जवान चुनते थे। ठीक है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृत परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी पुरोहित कहा जाता था, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे।
ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जन बोलते हैं ना, जन। दूसरा शब्द विष, जिससे वेश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे। आपको इसके बारे में मतलब जन क्या होता है अध्याय 6 में आप पढ़ोगे आगे जाके। ऋग्वेद में विष और जनों का नाम मिलते हैं। इसके लिए हमें पुरुजन या विष भरतजन या विष यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों में इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो काम कभी भी मालिक बोलते थे वो करते थे। उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ चित्र को देखेंगे आप। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरोस्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिखाए जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन भीतर के भी होते हैं। ये देखिए कब्रें हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस तरह के महापाषाण में ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल होता था जो शायद पत्थरों से बने कमरे में जाने का रास्ता था। यहाँ पे ये साइड में है पोर्ट होल, आप देख सकते हैं। ये रहा ये जो दिख रहा है आपको, ये मैं दिखाती हूँ इसको जूम करके। ये जो है ये पोर्ट होल है। यहाँ से इंसान को दफनाया और यहाँ से बाहर चले जाते थे, और जब कोई दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती थी दोबारा यहाँ पे आके उसको दफना दिया जाता था। आइए स्टार्ट करते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। यह भी एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले हुए लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान ये मिले थे। एक ये और ये घोड़ों के सामान है, ये कुल्हाड़ियाँ हैं और ये कटार है। आप इसको देख सकते हैं। लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। 33 सोने के मनके।
दूसरी कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों के सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर होते थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे और दूसरे अन्यायी। तो पहले भी ऐसा था, कुछ अमीर होते थे, कुछ गरीब होते थे। जो गरीब थे तो उनके बारे में तो ज़्यादा मतलब जो राजा की प्रजा होती है उनके बारे में लेखा जोखा नहीं था, तो उनके बारे में नहीं पता चला। जिसके बारे में मतलब जो बड़े बड़े राजा थे वो अपना लेखा जोखा रखते थे, तो उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो हम सभी के बारे में नहीं जान पाए, क्योंकि सेना जब गरीब थी तो वो अपना लेखा जोखा कैसे रखती। तो जैसे मिट्टी में 33 सोने के मनके मिले हैं और एक जगह कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं, तो इससे हमें ये पता लगता था कि वहाँ भी अमीरी गरीबी होती थी। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महाभाषणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर ही अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल्स के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाते हैं और दोबारा वहां आ सकते हैं। तो पहले एक जैसे कब्र होती थी, बहुत बड़ा कब्र के पास एक रास्ता बना होता था, जो गेट आज हम गेट लगाते हैं, पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा दिया करते थे। और जब जैसे कोई दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उस पत्थर को हटाया, उसको वहीं दफनाया। तो एक ही परिवार को मतलब शायद एक ही स्थान पर वे दफनाते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। इनाफ के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा के सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। यह जगह पर 3600 से 2700 लोग पहले रहे थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी को दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकाल और अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी स्त्री का था या पुरुष का? तो एक मिनट इसको यहीं पे रोक देते हैं। जैसे कि कैसे पता लगाए, जैसे कि मृत्यु हो गई, 2 शवों को एक जगह पहले दफना दिया जाता था। जैसे कोई राजा मर गया तो उसकी रानी को भी वहीं दफना दिया जाता था, या कोई मालिक मर गया तो उसके कुत्ते को वहीं पे दफना दिया जाता था। तो कैसे पता लगाए कौन सा स्त्री है और कौन सा पुरुष? तो आइए इसको हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले इस सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार हमें उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसे समझ के समस्या थी। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का कोई बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। ठीक है, तो कैसे पहचाना जाता था? स्त्री जो होती है वो बच्चों को जन्म देती है, तो उनकी कमर जो पीछे से होती है, जैसे कुल्ला बोलते हैं, वो थोड़ा चौड़ा हो जाता था, और जिसका चौड़ा होता था वो स्त्री होती थी, जिसका नहीं होता था वो पुरुष होता था। ऐसे पहचान लिया जाता था। आइए हम पढ़ते हैं। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैज्ञ हुए थे। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक अहिंसा नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 300 चरक जो थे, 360 हड्डियां बताई उन्होंने। यह आधुनिक शरीर की
रचना विज्ञान के 206 हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब 206 हैं, उन्होंने 360 बताई, तो 360 जो थे उन्होंने 360 क्यों बताई, आइए विस्तार को पढ़ते हैं। सम्यता चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों और जोड़ों के कार्टिलेज को भी संख्या में जोड़कर बताई थी। ठीक है, 360 में से 306 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अरे 206 मिस्टेक हो गई, 206। इनाव के लोगों के काम धंधे, जो इनाव गांव में लोग रहते थे वो क्या काम धंधा करते थे, आइए पढ़ते हैं विस्तार से। इनाव में पुरातत्वविदों को गेहूं और जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी और भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खतरा, नेबला, चिड़िया, मिंटू, हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियां एकत्रित की जाती थी। अन्यत्र, एक मिनट आप इसको होल्ड करना। उठा के ला दे, पी ले। चुपचाप पी ले, अन्य मारूंगी। नहीं, फोन कर। 18। चले जाओ, उठ जाओ। अन्यत्र, एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लाइट ऑन कर लो यार। बस आप बोले वरना, एक मिनट। अन्यत्र, एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला से सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपियों से इन हड्डियों पर लिखवाते थे। लिपिकारों से इन हड्डियों पर लिखवाते थे, सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध में जीतेंगे? क्या फसल होगी? क्या उन्हें पुत्र होगा? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा कि शायद तुम भी सोच रहे हो, ऐसी भविष्यवाणी कभी कभी गलत भी हो जाती थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे और उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए गए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोहे के इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। धन्यवाद।